नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है, टीएसटी या पीएचडी वाला, जिसके आगे अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की पूरी संभावना है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो है, इससे हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाते हैं, और उसके बाद में आपके अन्य जो सब्जेक्ट है, इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहेंगे। तो ये जो आपका एग्ज़ाम है स्टैट वाला, अप्रैल के पहले सप्ताह में होने की पूरी संभावना इसकी है, क्योंकि अब जो मार्च का महीना है, इसमें 10वीं प्लस टू वालों के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो सभी कुछ हो जाए यहाँ पर, जो स्कूल वगैरह है वो सभी कुछ, क्योंकि उसके बाद फ्री हो जाएंगे, बच्चों के एग्ज़ाम तो हो ही जाएंगे। तो इस कारण से अप्रैल का जो प्रथम सप्ताह है, इसमें आपके एग्ज़ाम ये लिए जा सकते हैं। कभी भी जाए, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा स्कीमा से। अब ये जो स्कीमा है, ये क्या है? एक तरह की मानसिक प्रतिमा है, वस्तु घटनाओं या परिस्थितियों के वर्ग का मानसिक निरूपण है। मानसिक प्रतिभा में जोड़ तोड़ की एक प्रक्रिया है, स्मृति को उन्नत बनाने की एक विधि है। अब यहाँ पर जो इसमें स्कीमा जो है, ये क्या होती है, और स्कीमा का अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन जो 2 है, इससे हमारा यहाँ पर लिया गया है। यह वस्तु घटनाओं या परिस्थितियों के वर्ग का मानसिक निरूपण माना गया है। स्कीमा एक मानसिक ढांचा है जो हमें दुनिया को समझने और व्यवस्थित करने में मदद करता है, और यह हमारे पिछले अनुभव और ज्ञान पर आधारित होता है। उदाहरण के रूप में, जैसे जब हम कुत्ते के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में एक स्कीमा सक्रिय हो जाता है, जिसमें कुत्ते की विशेषताएं वो शामिल हो जाती हैं। मतलब जैसे आप कुत्ते को देखेंगे तो आपको क्या क्या उसमें दिखाई देगा? 4 पैर, पूंछ, भौंकना। तो ऐसी सारी क्रियाएं आपको मन में एकदम से आ जाएंगी कि वो क्या क्या काम करता है। तो इसी को क्या है, यहाँ पर स्कीमा इसमें नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है लघुकालीन स्मृति, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी की संचयन शक्ति, स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी सीमित होती है। आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अनुसार इसकी जो औसतन क्षमता है, ये कितनी मानी गई है? तो कितनी मानी गई है, जो ऑप्शन 1 में यहाँ पर दी गई है, तो 7 ± 2। तो लघुकालीन जो स्मृति होती है, इसमें हम लगभग 5 से 9 आइटम को कुछ सेकंड के लिए याद रख सकते हैं। इसे जादुई संख्या 7 भी कहा जाता है। जैसे यदि आपको एक फ़ोन नंबर याद रखना है, तो आप इसे कुछ सेकंड के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन यदि आप इसे दोहराते नहीं हैं, तो इसे आप क्या है, भूल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है लघुकालीन स्मृति में एक विशेष प्रक्रिया के सहारे बहुत एकांशों, जैसे कि 14-15 एकांशों तक को एक साथ संचयन किया जा सकता है। ये जो प्रक्रिया है, इसको कहा गया है पुनः संगठन, गुच्छन, कूट संकेतन, पुनः स्थापन। तो लघुकालीन स्मृति में एक विशेष प्रक्रिया के सहारे बहुत एकांश, जैसे 14-15 एकांशों तक को एक साथ संचयन किया जाता है। ये जो प्रक्रिया है, इसको कहा गया है, तो क्या कहा गया है इसे? और इसमें रहेगा ऑप्शन 2 हमारा, अर्थात गुंछन जो है वो यहाँ पर इसे कहा गया है। गुंछन एक ये ऐसी तकनीक है जिसमें हम जानकारी को छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में व्यवस्थित करते हैं, जिसमें हम इसे बेहतर ढंग से याद रख सकते हैं। जैसे एक लंबे फ़ोन नंबर को याद रखने के लिए हम इसे 3 या 4 अंकों के समूह में विभाजित कर लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति से ऐसा मानसिक प्रतिमा, मेंटल इमेज बना सकने में समर्थ हो पाता है, मानो वह उस वस्तु को सामने रखा देख रहा हो। तो इस तरह की स्मृति को क्या कहा जाता है? मतलब जैसे कोई घटना है, वो आप अपने सामने रखकर अपने मन में उसे सोचकर उसकी तस्वीर देखकर याद करते हैं। तो जब कोई व्यक्ति अपनी स्मृति से एक ऐसा मानसिक प्रतिमा, इमेज बना सकने में समर्थ हो जाता है, मानो वह वस्तु को सामने देख रहा हो। तो ये वाली जो स्मृति है, याद करना, इसे प्रतिमा परक स्मृति, मूर्तकल्पी दृष्टि या घटनाजन्य स्मृति।
तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रतिमापरक स्मृति। तो यही कहा जाएगा इसे। और मूर्त से क्रियात्मक अवस्था, जो जैसे जिन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, तो उस अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन 3 वाला जो हमारा, ये भी सी आंसर इसमें रहेगा। इसके बाद है अर्थगत स्मृति के संदर्भ में निरंतर में कौन सा सही नहीं है? यह सापेक्ष रूप से स्थायी है, अवरोध होता है, अर्जन संदर्भ से स्वतंत्र होता है, इसमें गुंजन होता है। तो अर्थगत स्मृति के संदर्भ में कौन सा एक सही नहीं है? अब सही नहीं है कौन से वाला? ये वाला कि इसमें गुंजन होता है। तो ये जो यहाँ पर इसमें सही नहीं माना गया है। अर्थगत स्मृति में तथ्य, अवधारणा और सामान्य ज्ञान को ही संग्रहित किया जाता है। गुंजन लघुकालीन स्मृति से संबंधित है, जैसे पेरिस फ्रांस की राजधानी है, एक अर्थगत स्मृति है। इसके बाद आ जाता है लघुकालीन स्मृति, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी छोटी स्मृति कौन सी है? शब्दार्थ, विषयगत स्मृति, घटनाजन्य स्मृति, संवेदी या गौण स्मृति। लघुकालीन स्मृति से भी छोटी स्मृति, उसको क्या कहा गया है? तो उसको कहा गया है संवेदी स्मृति, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है इसमें दी गई है। संवेदी स्मृति में हम अपनी इंद्रियों से प्राप्त जानकारी को कुछ मिली सेकंड के लिए संग्रहित करते हैं। जैसे कि जब आप एक चमकती हुई रोशनी को देखते हैं तो आप कुछ मिली सेकंड के लिए उसकी छवि को अपनी संवेदी स्मृति में बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, संवेदी स्मृति की अभिव्यक्ति प्राय की जाती है 1 सेकंड, मिनट, मिली सेकंड या किसी में भी नहीं। तो संवेदी स्मृति की अभिव्यक्ति प्राय की जाती है, तो किस में की जाती है? मिली सेकंड में। तो संवेदी स्मृति बहुत कम समय के लिए जानकारी रखती है, आमतौर पर मिली सेकंड के लिए। जब आप एक तेज आवाज़ सुनते हैं तो आप कुछ मिली सेकंड के लिए उसकी ध्वनि को अपनी संवेदी स्मृति में बनाए रख सकते हैं। जैसे आप उससे लगा लो, हवाई जहाज जाता है, जैसे फाइटर प्लेन होता है, तो उसकी जो आवाज़ है कुछ सेकंड के लिए आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लघुकालीन स्मृति में सामग्रियों के संसाधन का आधार माना गया है ध्वनि समानता को, अर्थगत ध्वनि या अर्थगत असमानता को। तो लघुकालीन स्मृति में सामग्रियों के संसाधन का आधार माना गया है, तो कौन सा है? ध्वनि समानता को। तो लघुकालीन स्मृति में स्मृतियों का जो आधार है ये ध्वनि समानता जो है इसको माना गया है। लघुकालीन स्मृति में हम जानकारी को ध्वनि के आधार पर संसाधित करते हैं। जैसे जब आप एक फ़ोन नंबर याद रखने की कोशिश करते हैं तो आप इसे अपने दिमाग में बार बार दोहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनः प्राप्ति विधि का प्रतिपादन किया गया था बार्टलेट के द्वारा, एबिंगहॉस के द्वारा, टूलविंग के द्वारा, मूलर तथा पिलजेकर के द्वारा। तो पुनः प्राप्ति विधि का प्रतिपादन किया गया था, किन के द्वारा किया गया था? जो ऑप्शन 2 में है, एबिंगहॉस, इनके द्वारा। तो नाम की अगर हम बात करें तो इनका नाम था हर्मन एबिंगहॉस। क्या नाम था? हर्मन एबिंगहॉस। एक जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं, जर्मन मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने स्मृति और विस्मरण पर अग्रणी शोध किया था और उन्होंने विस्मरण वक्र की खोज की थी। जैसे एबिंगहॉस हैं, इन्होंने खुद पर प्रयोग किए और पाया कि सीखने के कुछ समय के बाद जानकारी का एक बड़ा हिस्सा भूल जाते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन याद करने के लिए दिया जाए तो इसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा आप भूल जाते हैं जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, अगर वो आपने अच्छी तरीके से याद नहीं किया होगा। नेक्स्ट आ जाता है विस्मरण के स्वरूप का पता लगाने के लिए एबिंगहॉस ने जो प्रयोग किया था, कई प्रयोजकों ने भाग लिया था इसमें, सिर्फ एक प्रयोजक ने भाग लिया था, कोई प्रयोजक नहीं था, वे स्वयं एक प्रयोजक का भी काम किए थे। तो विस्मरण के स्वरूप का पता लगाने के लिए एबिंगहॉस ने जो प्रयोग किया था उसमें क्या था? तो जैसे कि हमने ऊपर क्वेश्चन में बात की
तो इन्होंने प्रयोग जो अपने ऊपर किया था, मतलब 4 वाला इसमें सी आंसर हो जाएगा। तो खुद पर प्रयोग किए और निरर्थक शब्दों की सूचियों को याद किया और फिर उन्हें अलग अलग समय पर याद करने की कोशिश की। जैसे कि उन्होंने पाया कि सीखने के 1 घंटे के बाद उन्होंने लगभग 50% जानकारी वो भूल गए थे। जैसे क्वेश्चन है, पहली बार याद किया हो तो उसमें से 50% जो वो 1 घंटे के बाद भूल गए थे। नेक्स्ट आ जाता है इम्नेसिया किसे कहते हैं? स्मृति का आंशिक लोप या संपूर्ण लोप को, पुनः लाभ को, विस्मरण में कमी या विस्मरण में वृद्धि को। एमनेसिया जो है यहाँ पर ये क्या है? और एमनेसिया से जो यहाँ पर अर्थ इसमें लिया गया है, स्मृति का जो आंशिक लोप है या संपूर्ण लोप, तो इससे इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। और एमनेसिया क्या है कि ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को स्मृति हानि होती है और यह मस्तिष्क की चोट, बीमारी या मनोवैज्ञानिक आघात के कारण हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति है जो एक कार दुर्घटना में सिर में चोट लगने के बाद कोमा से जागता है, तो उसे अपनी पिछली घटनाओं को याद नहीं आता है। मतलब जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा, कोई व्यक्ति कोमा में चल जाता है, उसको अपनी जो पहली वाली जो जानकारी है, घटनाएं, वो उसके साथ क्या कुछ हुआ था वो याद नहीं आता है। तो एमनेसिया आप याद रखिएगा, स्मृति का आंशिक लोप, पार्शियल लॉस कह सकते हैं आप। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, प्रत्याहन मतलब रिकॉल तथा प्रत्यभिज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? प्रत्याहन प्रत्यभिज्ञान से कठिन है। प्रत्याहन में मौलिक विषय अनुपस्थित रहता है जबकि प्रत्यभिज्ञान में उपस्थित रहता है। प्रत्याहन पूर्व या अधूरा होता है जबकि प्रत्यभिज्ञान निश्चित या निश्चित होता है। प्रत्याहन सक्रिय होता है जबकि प्रत्यभिज्ञान निष्क्रिय होता है। अब जो यहाँ पर प्रत्याहन है मतलब रिकॉल, और प्रत्यभिज्ञान को जो है यहाँ पर ये रिकॉग्निशन, इसमें मुख्य अंतर क्या है? तो अंतर जो ऑप्शन 2 से लिया गया है यहाँ पर कि प्रत्याहन में मौलिक विषय अनुपस्थित रहता है जबकि प्रत्यभिज्ञान में उपस्थित रहता है। प्रत्याहन में हमें बिना किसी संकेत के जानकारी को याद रखने की आवश्यकता होती है जबकि प्रत्यभिज्ञान में हमें जानकारी को पहचानना होता है जब यह हमें प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आपके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त का नाम क्या था? प्रत्यभिज्ञान के आपके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त का नाम जॉन था। तो इस प्रकार से तो ये जो प्रत्याहन जो है, इसमें मौलिक विषय अनुपस्थित रहता है जबकि प्रत्यभिज्ञान में उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धारणा से रिटेंशन की जांच कई विधियों से की जा सकती है। कौन सी विधि ऐसी है जिससे धारण की गई जांच नहीं हो पाती है? प्रत्याहन विधि से, प्रत्यभिज्ञान विधि से, पुनः सीखना विधि से या फिर कर्मिक सीखना विधि से। तो धारणा की जांच कई विधियों से की जा सकती है। कौन सी ऐसी विधि है जिससे धारणा की जांच नहीं हो पाती है? और ये ऑप्शन 4 में यहाँ पर दी गई है, अर्थात कर्मिक सीखना विधि से। तो धारणा की जांच कई विधियों से की जा सकती है। कौन सी ऐसी विधि है जो धारणा की जांच नहीं हो पाएगी? कर्मिक सीखना विधि से, सीरियल लर्निंग मेथड से। क्योंकि कर्मिक सीखना विधि का उपयोग सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, न कि धारणा के लिए। जैसे एक सूची में शब्दों को याद रखना और उन्हें उसी क्रम में दोहराना कर्मिक सीखना है, मतलब क्रम से, नंबर वाइज। इसके बाद क्वेश्चन है, संसाधन के स्तर प्राकल्पना का प्रतिपादन किया था क्रेग एम लॉकहार्ट ने, वुडवर्थ और स्क्लोसबर्ग ने, मिल्टन एम इरविन ने या पोस्टमैन एम हिगेन ने। तो संसाधन के स्तर प्राकल्पना का प्रतिपादन किया था। तो ये प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया था? और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आए हैं, क्रेग एम लॉकहार्ट, इनके द्वारा। क्रेग और लॉकहार्ट, तो इन्होंने 1972 में स्मृति के स्तर के प्रसंस्करण मॉडल को प्रस्तावित किया था। और ये जो मॉडल है ये हमें बताता है कि हम जानकारी को कैसे संसाधित करते हैं। यह निर्धारित करता है कि हम इसे कितनी अच्छी तरह याद करते हैं। जैसे यदि आप किसी शब्द को केवल देखकर याद करने की कोशिश करते हैं तो आप इसे तब तक याद नहीं रखेंगे जब तक कि आप इसके अर्थ के बारे में नहीं सोचेंगे।
कहने का मतलब है आपको जो उसका अर्थ जो है मीनिंग वो पता होना चाहिए, तभी आप उसे अच्छी तरीके से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वोल्फ नॉर्मैन मॉडल के अनुसार दीर्घकालीन स्मृति में विस्मरण का मूल कारण कौन सा है? विस्थापन, प्रतिस्थापन, प्रतिकृति या पूर्व अभ्यास की कमी। तो वोल्फ नॉर्मैन मॉडल के अनुसार दीर्घकालीन स्मृति में विस्मरण का मूल कारण कौन सा होता है? भूल जाने का मूल कारण पूछा गया है यहाँ पर, और इसमें जो ऑप्शन 4 को लिया गया है, मतलब जो पूर्व अभ्यास जो है इसकी कमी। तो वोल्फ नॉर्मन मॉडल एक स्मृति मॉडल है जो बताता है कि हम जानकारी को कैसे याद करते हैं, और ये मॉडल बताता है कि हम जानकारी को 3 चरणों में संसाधित कर सकते हैं: संवेदी स्मृति में, लघु स्मृति में और दीर्घकालिक स्मृति में। तो दीर्घकालिक स्मृति में विस्मरण का मुख्य कारण पूर्व अभ्यास की कमी है। जैसे यदि आप किसी फोन नंबर को बार बार दोहराते हैं तो आप इसे याद रखने की अधिक संभावना रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चे अपने अनुभव का वर्गीकरण, श्रेणीकरण निम्नलिखित में से किस विधि से करते हैं? बच्चे अपने अनुभव का वर्गीकरण, श्रेणीकरण किस विधि के द्वारा करते हैं? आगमन, निगमन, निगमन आगमन या इन सभी के द्वारा? तो किसके द्वारा? इन सभी के द्वारा। बच्चे जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए आगमन का उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए वे देख सकते हैं कि सभी कुत्तों के 4 पैर हैं, और फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि सभी जानवरों के 4 पैर होते हैं। तो बच्चे जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए निगमन का उपयोग भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे वे जानते हैं कि सभी कुत्ते जानवर हैं, और फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि एक विशेष कुत्ता एक विशेष जानवर है, कि एक विशेष कुत्ता एक जानवर है। और बच्चे जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए निगमन आगमन का उपयोग भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वे देख सकते हैं कि सभी कुत्तों के 4 पैर होते हैं, और फिर निष्कर्ष निकालते हैं कि एक विशेष जानवर जिसके 4 पैर हैं एक कुत्ता है। तो सारे जो यहाँ पर सही इसमें माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है टूलविंग ने स्मृति के 2 मुख्य प्रकार बतलाए थे, जो इनमें कौन से हैं? घटनाजन्य स्मृति तथा अर्थगत स्मृति, पशु स्मृति तथा मानव स्मृति, प्राथमिक स्मृति तथा गौण स्मृति, संवेदी स्मृति तथा उपविस्तार स्मृति। तो टूलविंग ने स्मृति के जो 2 मुख्य प्रकार बतलाए थे, तो इनमें कौन से हैं? और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिए गए हैं, घटनाजन्य स्मृति तथा अर्थगत स्मृति। तो ये जो एंडेल जो टूलविंग है, इनका नाम क्या है? एंडेल था इनका नाम, एंडेल टूलविंग। तो इन्होंने 1972 में स्मृति के 2 मुख्य प्रकारों का प्रस्ताव रखा था, घटनाजन्य स्मृति और अर्थगत स्मृति का। घटनाजन्य स्मृति व्यक्तिगत अनुभवों की स्मृति है, जबकि अर्थगत स्मृति तथ्य और सामान्य ज्ञान की स्मृति है। जैसे घटनाजन्य स्मृति हो गई कि मुझे याद है कि मैंने कल रात क्या खाया था, ये तो हो गई घटनाजन्य स्मृति कि मैंने कल क्या खाया था। और अर्थगत की अगर हम बात करें, जैसे पेरिस फ्रांस की राजधानी है, तो ये हो गई अर्थ वाली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर क्रिया प्रसूत अनुबंधन किस स्मृति से संबंधित है? घटनात्मक, अर्थगत, फ्लैश बल्ब या किसी से भी नहीं। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन किस स्मृति से संबंधित है? तो इसका जो है ऑप्शन 2 वाला रहेगा, अर्थात अर्थगत स्मृति। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है? एक प्रकार का सीखना है जिसमें व्यवहार को पुरस्कृत या दंडित किया जाता है, और यह अर्थगत स्मृति से संबंधित है क्योंकि इसमें तथ्य और सामान्य ज्ञान का भी सीखना शामिल है। जैसे एक बच्चा जो जानता है कि यदि वह अपना होमवर्क पूरा करता है तो उसे इनाम मिलेगा, तो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के माध्यम से सीख रहा है। अगला क्वेश्चन है STM और LTM में सीखे गए पाठों के अंतरण की द्वैध प्रक्रिया किसने दी थी? STM से LTM में सीखे गए पाठों के अंतरण की द्वैध प्रक्रिया मतलब ड्यूल प्रोसेस।
तो एटकिंसन एम सिफरिन, क्रैक एम लोकहार्ट, मूलर एम पिलजेकर या टुल्विंग। तो द्वैध प्रक्रिया किसने दी थी? ड्यूल प्रोसेस। और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में है तो एटकिंसन एम सिफरिन इन्होंने दी थी। इनका नाम क्या है एटकिंसन का? रिचर्ड, इनका नाम है रिचर्ड एटकिंसन और रिचर्ड सिफरिन। ये रिचर्ड एटकिंसन और रिचर्ड सिफरिन। तो इन्होंने 1968 में स्मृति का एक मॉडल प्रस्तावित किया था जिसे एटकिंसन सेफरिन मॉडल के रूप में जाना जाता है। और ये मॉडल बताता है कि जानकारी को लघुकालिक स्मृति STM, लघुकालिक स्मृति STM मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी, वही है शॉर्ट टर्म या वाला, ये लॉन्ग टर्म, ये शॉर्ट टर्म। मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है दीर्घकालिक स्मृति, और ये लघुकालिक LTM दीर्घकालिक स्मृति लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्थानांतरित करने के लिए दो प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, एनकोडिंग और समेकन की। तो एनकोडिंग जानकारी को एक ऐसे रूप में परिवर्तित करना जिसे मस्तिष्क समझ सके, और समेकन जानकारी को दीर्घकालिक स्मृति में संग्रहित करना। तो यहाँ पर जो है ये ड्यूल प्रोसेस जो है ये आप याद रखिएगा, नाम इनका रिचर्ड एटकिंसन एवं रिचर्ड सेफरिन ने 1968 में ये दी थी। अगला क्वेश्चन है लघुकालीन स्मृति मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो ऊपर था STM के संचरण क्षमता के संदर्भ में निम्न अंकित जादुई संख्या, ये वाली मैजिक नंबर, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा ये दिया गया है? जॉर्ज मिलर, सिफरिन, एबिंगहॉस या टुल्विंग के द्वारा। तो लघु स्मृति के संदर्भ में ये जो है जादुई संख्या ये किन के द्वारा दी गई है? और जो ऑप्शन 1 में आए हैं तो कौन थे? जॉर्ज मिलर। तो ये जो जॉर्ज मिलर जो है इन्होंने 1956 में एक पेपर प्रकाशित किया था जिसका शीर्षक था द मैजिक नंबर 7 प्लस या -2 सम लिमिट्स ऑन कवर कैपेसिटी फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो इस पेपर में मिलर ने तर्क दिया था कि लघुकालिक स्मृति लगभग 7 आइटमों को धारण कर सकती है, प्लस या -2। जैसे यदि आप किसी फ़ोन नंबर को याद रखने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इसे तब तक याद रखने में सक्षम हो सकते हैं जब तक कि इसमें 7 से अधिक अंक न हो। नेक्स्ट है हमारी निजी अनुभव की स्मृति को कहा जाता है प्रक्रियात्मक अर्थ स्मृति, दीर्घकालिक या प्रासंगिक स्मृति। तो हमारी निजी अनुभवों की स्मृति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है इसे? और इसे हम कहेंगे प्रासंगिक स्मृति, जो ऑप्शन 4 जो है इसमें दी गई है। प्रासंगिक स्मृति व्यक्तिगत अनुभव की स्मृति है और इसमें घटनाओं, स्थानों और भावनाओं की यादें शामिल हैं। जैसे मुझे याद है कि मैंने कल रात क्या खाया था। अगला क्वेश्चन है कुछ करने, विशेष रूप से किसी शारीरिक कार्य को करने की विधि को याद करने की क्षमता प्रासंगिक स्मृति है, अर्थ है, प्रक्रियात्मक है या ये सभी है? तो कुछ करने, विशेष रूप से किसी शारीरिक कार्य को करने की विधि को याद करने की क्षमता, तो उसे क्या कहा गया है? और उसे कहा गया है प्रक्रियात्मक स्मृति। अगला क्वेश्चन है बच्चों में अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया प्रोत्साहन के बीच अंतर करने में सक्षम हो, अच्छी भाषा को सीखने में सक्षम हो, 5 वर्ष का हो गया हो या ये सभी। तो इसमें जो यहाँ पर सी आंसर जो ऑप्शन 4 मतलब ये सभी जो है इसमें आ जाते हैं। तो बच्चों में अवधारणा निर्माण की प्रक्रिया तब शुरू होती है जब वे उत्तेजनाओं के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं और अच्छी भाषा सीखने में सक्षम होते हैं और 5 साल के हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा जो जानता है कि एक कुत्ता एक बिल्ली से अलग है, तो अवधारणा निर्माण का वो उपयोग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा बचत विधि का संबंध इनमें से किससे है? पुनः याद करना, सीखना, धारण या इन सभी से। तो बचत विधि का संबंध इनमें से किससे है?
और इसका संबंध लिया गया है ऑप्शन 2 से, अर्थात पुनः सीखने से, री लर्निंग से। तो बचत विधि एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग यह मापने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी कार्य को कितना अच्छे तरीके से सीखा है, और इसमें मूल रूप से सीखे गए कार्य को फिर से सीखना और यह देखना शामिल है कि इसे फिर से सीखने में कितना समय लगता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को एक सूची में शब्दों को सीखने में 10 मिनट लगते हैं और फिर उन्हें फिर से सीखने में 5 मिनट लगते हैं, तो उन्होंने 50% की बचत की। मतलब जैसे आप एक क्वेश्चन याद कर लेते हैं पहले, और दोबारा से जब आप उसे याद करते हैं तो मतलब पहले से आधे समय में उसे आप याद कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो यही है ये बचत विधि। अगला क्वेश्चन आ जाता है स्मृति स्मरण के 4 घटक। 4R ये किसने दी थी, किसने बताए थे? वुडवर्थ, एडम्स, वुड या वुंट या डीवी ने। और यहाँ पर हमारा सेंसर एक ऑप्शन 1 वाला, मतलब जो वुडवर्थ हैं। तो इनका नाम क्या था? रॉबर्ट एस वुडवर्थ। नाम क्या था इनका? रॉबर्ट। तो रॉबर्ट, ये टा है यहाँ पर, रॉबर्ट एस वुडवर्थ, ये इनका नाम था, रॉबर्ट एस वुडवर्थ। तो इन्होंने स्मृति के 4 घटक बतलाए थे। कौन कौन से थे 4 घटक ये? एक तो ये था पंचीकरण और प्रतिधारण, प्रत्यसमरण और एक था मान्यता, प्रत्यसमरण मान्यता। तो पंजीकरण, प्रतिधारण, प्रतिसमण और मान्यता, तो ये 4 है 4R। तो पंजीकरण जानकारी को सीखना, प्रतिधारण जानकारी को संग्रहित करना, प्रत्यसमण जानकारी को याद रखना और मान्यता सीखी गई जानकारी को पहचानना। तो ये थे 4R और वुडवर्थ के थे, रॉबर्ट एस वुडवर्थ, इनके थे 4 घटक। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें क्वेश्चन है खोज शब्द का जो पर्यायवाची है, आविष्कार, सोच, खोज या कुछ भी नहीं है। तो खोज करना मतलब किस चीज का? आविष्कार करना। नेक्स्ट है मधुकर शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है। भौरा, शहद बेचने वाला, भ्रमर या भृंग। तो मधुकर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? ये वाला, शहद बेचने वाला। भौरा, भ्रमर, भृंग, अली, तो ये सारे इनके नाम हैं। नेक्स्ट आ जाता है हेमा मालिनी एक सफल नटी है, वह नृत्य भी करती है। तो इस वाक्य में सर्वनाम है हेमा मालिनी, वह, सफल या एक। अब जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम आदि के नाम को संज्ञा कहेंगे। अब संज्ञा मतलब कर्ता कौन है इसमें? हेमा मालिनी। तो यहाँ पर इसके नाम के स्थान पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम जैसे कहते थे कि हेमा मालिनी एक सफल नटी है। अब नेक्स्ट जो लाइन थी वहाँ पर हमने कह दिया कि हेमा मालिनी की जगह कि वह नृत्य भी करती है। अगर हम कहते कि हेमा मालिनी नृत्य भी करती है तो फिर तो एक ही था वाक्य है। अब हमने इसका नाम ना लेकर यहाँ पर वह का प्रयोग कर लिया, तो यही जो है सर्वनाम है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर दहाड़ता है, वाक्य का उदाहरण है यहाँ पर। तो सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक या कोई भी नहीं। शेर दहाड़ता है। अब यहाँ पर क्या है, इसमें अगर देखें तो कर्म का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है, तो क्या है ये? अकर्मक का उदाहरण है। तो जिस प्रकार क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े तो वह क्रिया अकर्मक कहलाएगी। कर्म का अभाव होता है इसमें। श्याम पढ़ता है, राजेश तोड़ता है, सांप रेंगता है, शेर दहाड़ता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। नेक्स्ट है भानु प्लस में उदय है। इसमें संधि है, यहाँ पर ऊ है और ये भी ऊ है, तो इसको क्या होगा? दीर्घ ऊ इसको हो जाएगा। तो मतलब किसका है ये? दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो ऑप्शन ए वाला इसका हो जाएगा। भानु प्लस में उदय, भानुदय। यदि अ ई दीर्घ ई ऊ दीर्घ ऊ वर्णों के मेल से बनने वाली संधि को हम दीर्घ संधि कहेंगे।
जैसे अ या अ, ये अ प्लस में आ ये हो तो बनेगा आ। इसी प्रकार से ई या दीर्घ ई हो बनेगी दीर्घ ई ही। यहाँ पर ये देख सकते हैं ऊ या हर्ष ऊ, मतलब दोनों ही छोटे ऊ हैं तो बनना दीर्घ ऊ है। तो ये काम होता है दीर्घ संधि में। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द खेद का विलोम नहीं है? हर्ष, खुशी, प्रसन्नता या दुख। खेद का विलोम नहीं है, कौन से वाला? ये वाला, क्योंकि खेद का मतलब भी दुख ही होता है। हर्ष, प्रसन्नता, खुशी ये सारे हैं इसको छोड़कर। इसके बाद है गृह शब्द। इसका जो तद्भव रूप है कौन सा होता है? घर, गृह, गेह, कोई सा भी नहीं। और जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है, गृह का मतलब जो है घर से होता है। तो घर, सदन, भवन, मकान, इस प्रकार से बहुत सारे इनके नाम हैं। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शी शब्द का अर्थ। जिसको दूर का नहीं दिखता हो, जिसे दूर से जाने से दिखता हो, जिसमें दूर की बात सोच लेने की सूझ हो, और जिससे सिर्फ पास का देखा जाए। दूरदर्शी का मतलब क्या है? दूरदर्शी का अर्थ लिया गया है यहाँ पर जिसमें बहुत दूर की सोच हो, मतलब आगे की बात जो सोच सकता हो कि आगे किस प्रकार हो सकता है, न कि दूर से देखने वाला। नेक्स्ट आ जाता है दुर्गम शब्द का अर्थ। यहाँ पर जहाँ जाना कठिन हो, दुर्ग पर जाने वाला, दूर का गम या दुष्टों के लिए गम। दुर्गम कौन सा है इसमें? तो जहाँ जाना कठिन हो उसे क्या देते हैं? दुर्गम। जहाँ जाना कठिन हो, उपसर्ग दुर उपसर्ग है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है अकल का दुश्मन। मुहावरे का अर्थ शत्रु, दुष्ट, बेवकूफ या होशियार। अकल का दुश्मन होना, अकल का दुश्मन होना क्या कहा जाता है इसको? बेवकूफ। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मिलान करना है संधि के साथ। तो इसमें देखिए तो कौन सा बनेगा? परम प्लस में अम। अ और अ होने पर क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा। तो किसका है ये? दीर्घ संधि का उदाहरण है। अ और ई में ए गुण होकर दिनेश बनेगा। एक मात्रा होती है, इसकी पहचान है। यदि प्लस में अपी ई को या हो जाता है तो ये आधा हो जाएगा। यद्यपि बनता है यण संधि में। सदा प्लस में एव, सदैव दो मात्रा आई है, इसका मतलब वृद्धि इसमें हुई है। तो ऐसे जो इनका मिलान होगा। सही आंसर आप इसमें देख सकते हैं, ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी समानार्थक जो है इनका मिलान इसमें करना है। तो जैसे धरा है, धरा किसको कहा जाता है? पृथ्वी धरती जो होती है उसको कह देते हैं। तो धरा का मतलब धरती से हो जाएगा। अभिलाषा जो है वो इच्छा को कह देते हैं। कृष्ण मतलब जो काला होता है उसको कहा जाता है। और गगन, अम्ब, आकाश इनको कहा जाता है। तो ऐसे जो इनका मिलान हो जाएगा। और सी आंसर आप इसमें देख सकते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर भी इनका मिलान ही करना है आपका बा से। तो आग में घी डालने का मुहावरा कौन सा होता है? तो आग में घी डालना मतलब गुस्सा करना या क्रोध को भड़काना। क्या मतलब होता है? क्रोध को भड़काना। तो क्या मतलब होता है आग में घी डालना? क्रोध को भड़काना, यही होता है। और खून का प्यासा मतलब भयंकर भयंकर शत्रु। पापड़ बेलना मतलब कष्ट उठाना। और मुंह फुलाना गुस्सा करना। तो ऐसे हो जाएगा इसका। और कौन सा बनेगा फिर यहाँ पर इसका आंसर? ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है मेरा नाम मोहन है। वाक्य में संज्ञा मोहन मेरा है या कोई भी नहीं। तो मेरा नाम मोहन है, तो इसमें संज्ञा कौन सा है? तो यही है मोहन। और सर्वनाम कौन सा था इसमें? मेरा। ये नेक्स्ट है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग जब हम बनाएंगे तो कौन सा बनेगा? तो बाघ का भागिनी ये बन जाएगा। कौन सा? जो ऑप्शन डी में यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर इनका स्त्रीलिंग जो ये वाला हो जाएगा, बाघ का भागिनी। नेक्स्ट है वचन बदलिए।
1 ऋषि, तो क्या बनेगा, और ए वाला हो जाएगा 10 ऋषि, मतलब एक वचन बहुवचन यही बनेगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है थोड़ी देर पहले गए हैं, यह वाक्य किस काल का है। थोड़ी देर पहले गए हैं, भूत वर्तमान भविष्य, मतलब चले गए हैं, काम तो हो चुका है, तो भूतकाल की ये बात है। मैंने खाया, उसने खाया था, तो मतलब क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का हमें बोध होगा। नेक्स्ट आ जाता है काली गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में विशेषण कौन सा है। गाय दूध, काली और अधिक देती है, तो विशेषण पूछा गया जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता है काली अधिक, यही विशेषता है इसकी, तो यही आंसर हमारा हो जाएगा। काली गुणवाचक विशेषण है, अधिक परिमाणवाचक विशेषण है, और जो दूध की विशेषता बतला रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्याकरण रीत्या हिंदी में काल है, तो मतलब हिंदी में जो काल है वो कितने होते हैं, 3 काल, वर्तमान, भूत, भविष्यत काल। नेक्स्ट है यहाँ पर इनका मिलान करना है। मिलान करने में देखें तो कौन से वाला इनका बनेगा, तो जैसे भूतकाल अगर हम देखें, वह खा चुका है, मतलब उसने खा लिया। वर्तमान काल अगर हम देखें, वह कहते रहते हैं, और भविष्यत में मेरे पास 10 रुपये होंगे, तो ऐसे हो जाएगा इसका। तो इसमें देख ही सकते हैं आप कौन से वाला हो जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, वाक्य में जो यहाँ पर काल आया है, तो किस काल का यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। तो यहाँ पर क्या इसमें करेंगे, मतलब आगे फ्यूचर की बात हुई है। अब कौन से वाला है वो भी इसमें, और इसमें अगर हम देखें तो सामान्य भविष्य की यहाँ पर बात इसमें हुई है। नेक्स्ट है बच्चा गया, अब कौन सा काल है, बच्चा गया मतलब चला गया। अब चला गया तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, सामान्य भूतकाल, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान ना हो, तो मोहन आया, गीता गई, ये वाला। पूर्ण भूतकाल, जिससे क्रिया की समाप्ति के समय को स्पष्ट दिखलाया गया हो, वह आया था। सामान्य या वर्तमान काल, क्रिया का वैरूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए, वह आता है। और भविष्य वाला मतलब भविष्य की बारे में जिसमें हमें पता लगेगा, वह कल घर जाएंगे, तो इस प्रकार से। नेक्स्ट है कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो कौन सा काल है यहाँ पर, सामान्य भविष्यत, संभाव्य भविष्यत या अपूर्ण। अब शायद है, तो शायद में देख सकते हैं कौन से वाला बनता है, संभावना, मतलब कल परिणाम या आ सकता है, कल परीक्षा होगी, वर्षा हो सकती है, तो ये वाला। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता है। भूतकाल में नहीं आएगा संभावना वाला, सामान्य, पूर्ण या अपूर्ण वाला। तो भूतकाल के भेद में नहीं आएगा, अब वो कौन से वाला है, तो ये वाला, संभाव्य वाला। नेक्स्ट आ जाता है वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वाक्य का जो काल है वो आपने बताना है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं। तो ये सामान्य भविष्य की बात है, भूतकाल की है, संभाव्य भविष्य की है, सामान्य वर्तमान काल की है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन बनेगा डी वाला, तो सामान्य वर्तमान काल की ये बात है। कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो कौन सा काल है यहाँ पर, ये भूत, संभाव्य भविष्य में, सामान्य भविष्य में या वर्तमान काल में। कदाचित संध्या को पानी बरसे, तो कौन सा काल है इसमें, संभावना, जैसे कि उसमें आया था शायद कल बरसात हो जाए, तो वही है ये संभाव्य भविष्य वाला। नेक्स्ट आ जाता है अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है, जिसमें काम कंप्लीट न हो, जैसे इंग्लिश में आता है कंटिन्यू टेंस वाला। तो अपूर्ण वर्तमान काल, प्रातः काल ठंडी हवा चलती है, मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, वह आता तो हम खेलने जाते। तो कौन से वाला बनेगा, यही वाला, क्योंकि ना तो रेलगाड़ी चली गई है, ना खड़ी है, ना गई, ना आएगी, मतलब चल रही है, आ रही है, कंटिन्यू वाला। नेक्स्ट आ जाता है संभवतः है वह लिखता हो,
तो कौन सा काल है इसमें? पूर्ण, अपूर्ण, सामान्य या संभाव्य। तो कौन सा काल हो सकता है? यहाँ पर इसमें संभावना दिखाई गई है कि वह लिखता हो, मतलब संभाव्य। वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है इसमें? अपूर्ण, पूर्ण, सामान्य या संदिग्ध। खा रहा था, रही थी, ये जिसमें भी होता है मतलब कंटिन्यू वाली बात है। तो अपूर्ण भूत, क्योंकि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, खा नहीं लिया उसने, अभी खा रहे हैं। इसके बाद है इनमें से कौन से वाक्य में संदिग्धता दिखाई गई है? संदिग्ध भूतकाल है। मैंने निबंध लिखा है, मैंने निबंध लिखा, मैंने निबंध लिखा होगा। यदि मैंने निबंध लिखा होता तो मुझे इनाम अवश्य मिलता। तो इसमें आप देख ही सकते हैं कौन से वाला यहाँ पर बनेगा। मैंने निबंध लिखा होगा, मतलब लिखा होगा, ये संदिग्धता यहाँ पर दिखाई गई है इसमें। इसके बाद है कौन सा विकल्प भविष्य क्या घोतक है? यहाँ पर मुझे दिल्ली जाना है, कर रहा है, पका रही है, उसने मुझे पुस्तक दी थी। तो कौन सा है यहाँ पर भविष्य का? तो भविष्य के बारे में कौन सा दिखा रहा है? मुझे दिल्ली जाना है। तो यही आगे की बात बता रहा है कि मुझे दिल्ली जाना है। नेक्स्ट है हो सकता है वह आया हो सकता है वह आया हो। अनिश्चित, संदिग्ध, संभाव्य या अपूर्ण। अब अपूर्ण तो होने तरह है क्योंकि ये कंटिन्यू वाला तो नहीं है। अनिश्चित भी कोई संख्या नहीं है, तो कौन से वाला फिर हो सकता है इसमें? संदिग्ध या संभाव्य में से संभावना वाला कि हो सकता है वह आया हो, तो यह है संभाव्य। नेक्स्ट है उसने चित्र देखा, यह वाक्य में है। सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, तत्कालिक वर्तमान काल या भविष्य काल में। उसने चित्र देखा, तो कौन सा है यहाँ पर? भूतकाल। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से वर्तमान काल की पहचान क्या है? कार्य का होना होता है, संभावना होती है, चुका होता है या चल रहा होता है। तो वर्तमान काल की आप पहचान कैसे करते हैं? अगर प्रेजेंट में बात हो, काम चल रहा है, ये इससे। नेक्स्ट है दिए गए वाक्य का काल बताइए। गाय घास चर कर चली गई। वर्तमान काल, भविष्य, प्राचीन या भूतकाल। कौन सा काल है इसमें? तो इसमें जो है भूतकाल की बात हुई है क्योंकि वह चर कर जा चुकी है। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।